बाहर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी जहां रहने वाला परिवार हर दिन एक नई मुश्किल से लड़ता था। उस झोपड़ी की दीवारें कमजोर थीं, लेकिन उस घर के लोगों की हिम्मत अभी भी मजबूत थी। आज भी काम नहीं मिला। समझ नहीं आता बच्चों का पेट कैसे भरूं। घर के अंदर उसकी पत्नी पुराने डिब्बे में रखे थोड़े से अनाज को देखती है। चिंता मत करो, थोड़ा है लेकिन हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पाया जिसके वो हकदार है। अपनी ही झोपड़ी नहीं बदल पाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी कहीं ना कहीं साफ सफाई का काम ढूंढ लूंगी, मेहनत करूंगी। और चिंटू का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो अब आपके काम में हाथ बटाएगा। मिलकर मेहनत करेंगे तो घर का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। मैं अभी चिंटू को लेकर काम ढूंढने निकलता हूँ। क्या पता आज कोई काम मिल जाए तो घर का चूल्हा जल सके। राधा घर के लिए निकल रही थी, तभी उसकी दोस्त ने उसे रोककर कहा, राधा, तू कब तक यही पुराने कपड़े पहनकर आएगी? तेरे पास कोई और ड्रेस नहीं है क्या? और ये तेरा बैग भी कितना पुराना हो गया है। रोज यही सब लेकर आती है, तुझे बुरा नहीं लगता क्या? हाँ, बुरा तो लगता है, लेकिन करूँ भी तो क्या। घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है और तुम कपड़े और बैग की बात कर रही हो। ये सब तो मेरे नसीब में कहाँ लिखा है। राधा ने अपनी सारी इच्छाओं और अरमानों को दिल में ही दबा लिया। चेहरे पर उदासी लिए वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन दिल में परिवार के लिए प्यार और समझदारी थी। रामू अपने बेटे चिंटू को लेकर गांव के एक सेठ के पास जाता है। सेठ एक पेड़ के नीचे खड़ा था और वो रामू और चिंटू को गौर से देख रहा था। रामू पास जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे एक काम था। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ कुछ सोचता हुआ बोला, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, 1 या 2 दिन में तुम मेरे पास आ सकते हो। काम भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। रामू कुछ बोलने वाला था, तभी चिंटू कहता है, मुझको ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। अगर काम कुछ ज्यादा हुआ तो मैं वापस घर भाग जाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। चिंटू ऐसा ही लड़का था। वो थोड़ा शरारती था। ना तो उसका मन स्कूल की पढ़ाई में लगता था और ना ही वो घर के काम में हाथ बटाता था। उसे बस खेलना और मस्ती करना ज्यादा पसंद था। अरे रामू, देखो अपने बेटे को किस तरह की बातें कर रहा है। लोग सही कहते हैं, तुम्हारा बेटा काम के लायक ही नहीं है। अरे ये तो बच्चा है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं परसों इसे अपने साथ जरूर ले आऊंगा। नहीं रामू, तुम्हें परसों आने की जरूरत ही नहीं है। देख लिया मैंने तुम्हारे बेटे को, और तुम भी अब यहाँ मत आना। रामू को जो थोड़ा बहुत काम मिला था वो भी उससे छिन गया था। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि अब उसके घर के लोग भूखे ही सोने वाले हैं। घर में अनाज न होने के कारण सीमा चुपचाप बिस्तर पर बैठी रामू का इंतजार कर रही थी। इधर राधा जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और चिंटू वहीं लेटा हुआ सो रहा था। तभी रामू घर में आता है और ये सब देखकर कहता है, सीमा, तुमने खाना नहीं बनाया, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये चिंटू कैसे जमीन पर पड़ा है? अजी, आपको तो पता है घर में खाने को राशन नहीं है, मैं खाना कैसे बनाती। चिंटू रोटी मांगते मांगते सो गया है। राधा दुखी आवाज में और अपनी भूख को छुपाते हुए बोली, माँ, आप चिंता मत करो, मैं जानती हूँ घर के हालात कैसे हैं। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन आपको और बाबूजी को परेशान नहीं देख सकती। बेटी, तू तो अब बहुत बड़ी हो गई है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लेना, बस यही उम्मीद है मुझे तुझसे। और ये चिंटू थोड़ा शरारती है, लेकिन धीरे धीरे ये भी समझ जाएगा। सीमा राधा और रामू को समझाते हुए बोली, अजी, रात बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाओ और राधा तुम भी सो जाओ। सुबह मुझे घर का काम खत्म करके काम पर भी जाना है। सीमा, तुम्हें भी काम मिल गया। कल से तुम भी काम पर चली जाना और मैं भी कहीं ना कहीं काम पर लग जाऊंगा। सुबह हो चुकी थी। गांव के सभी लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। इधर रामू को कहीं कोई काम नहीं मिला। मजबूरी में रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और सीधा जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल गया। इधर सीमा घर का काम पूरा करके अपने काम के लिए निकल पड़ती है। उसे पहले ही एक अमीर घर में काम मिल चुका था,
वो मन में उम्मीद लेकर उस घर की तरफ जाती है ताकि अपनी मेहनत से परिवार की हालत सुधारने में रामू का साथ दे सके। इधर सीमा उस अमीर घर में पहुंच चुकी थी। पहली बार उसने इतना बड़ा और सुंदर घर देखा था। चारों तरफ महंगी महंगी चीजें रखी हुई थी और पूरा घर जगमगा रहा था। सीमा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी होकर चारों तरफ उस घर को देखने लगी। तभी वहां की मालकिन उर्वशी ने गुस्से में कहा, अरे सीमा, मैंने तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है, ना कि घर देखने के लिए। जल्दी जाओ और पूरे घर में पोछा लगा दो। ठीक है मालकिन, गुस्सा मत होइए। मैं पहली बार किसी इतने बड़े अमीर घर में आई हूँ, इसलिए थोड़ा देख रही थी। मैंने पहले कभी ऐसा घर नहीं देखा। अब मैं अपना काम करती हूँ। ये बोलकर सीमा काम करने के लिए चली जाती है। इधर रामू जंगल में आ जाता है। जंगल घना था, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। रामू कुछ देर रुकता है और चारों तरफ देखकर कहता है, यहाँ तो काफी सारे पेड़ हैं। यहाँ से लकड़ी काटूंगा और शहर में जाकर बेच दूंगा। कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे मैं घर का राशन लेकर जा सकूंगा। रामू लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ के पास जाता है। रामू कुछ देर तक लकड़ियां काटता है। लकड़ियां काटने के बाद वो उन्हें लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दोपहर का वक्त हो रहा था। चिंटू अपने दोस्त के साथ खड़ा था। तभी चिंटू कहता है, अरे रोहन, तुझको पता है, मिंटू कह रहा था आम के बाग में बहुत सारे आम टूटे हुए हैं। आज हम वहाँ चलेंगे और मजे से आम खाएंगे। दोस्त, अब हम बड़े हो गए हैं। ये तो बच्चों की आदत है। और हाँ, मैं अब अपने पापा के साथ काम पर जाता हूँ और उनके काम में हाथ भी बटाता हूँ। तू भी कुछ समझा कर। ये सुनकर चिंटू को थोड़ा बुरा लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो बड़ा होकर भी कितनी बच्चों जैसी हरकतें करता है। उसे समझ आने लगा कि अब उसे भी अपने परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारी समझनी होगी। बाजार में काफी भीड़ थी। इधर रामू बैठकर अपनी काटी हुई लकड़ियां बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी ले लो। अच्छी लकड़ी है साहब, सिर्फ 500 रुपए की गट्ठी है। आ जाओ भाई, आ जाओ। तभी वहां एक शख्स आता है और रामू से कहता है, अरे भाई, ये लकड़ी तो काफी अच्छी है। तुम इसे सिर्फ 500 रुपए में बेच रहे हो। भाई, इसकी कीमत तो ज्यादा होनी चाहिए। मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दे दूंगा। मुझे ये लकड़ी दे दो। रामू बिना कुछ सोचे समझे वो लकड़ी उस आदमी को बेच देता है। फिर उन पैसों से घर का राशन खरीद लेता है और खुशी खुशी घर की तरफ निकल पड़ता है। सीमा, ये कुछ घर का राशन है, इन्हें संभाल कर रख दो। सीमा कहीं डूबी हुई थी। तभी रामू की आवाज सुनकर बोली, अरे, आप आ गए। और ये राशन कहाँ से ले आए? आज तो घर में कुछ भी नहीं था। सीमा, काम तो नहीं मिला। मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। वही लकड़ियाँ शहर में बेचकर ये राशन लेकर आया हूँ। आटे का बर्तन किचन में है। आटा और कुछ सब्जियां भी हैं, उन्हें भी किचन में रख दो। मैं आज बढ़िया से खाना बनाती हूँ। लेकिन सीमा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या बात है रामू, बताइए। ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही? जो लकड़ियाँ मैंने काटी थी, मुझे तो वो 200 रुपया की लग रही थी, लेकिन एक आदमी ने वही लकड़ियाँ 1000 रुपये में खरीद ली। आखिर उन लकड़ियों में ऐसा क्या था? रामू जी, हो सकता है उन लकड़ियों में कोई खास बात रही हो। आप ज्यादा मत सोचिए। आपने मेहनत की है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। चलो, नहीं सोचता। और हाँ, याद आया, बेटी को स्कूल से मुझे ही लेकर आना है। उसके पास तो ऑटो के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं ही उसे लेने चला जाता हूँ। तब तक तुम खाना तैयार रखना। दोपहर ढल चुकी थी। इधर राधा पैदल चलते हुए आ रही थी। तभी वहां पर रामू पहुंचता है और कहता है, अरे ओ राधा, तुम्हारा बैग कहाँ है? और बेटी, तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आ रही हो? मैं तो बस तुम्हें लेने ही आ रहा था। तुम थोड़ा इंतजार कर लेती। अरे पिताजी, मेरा बैग स्कूल में ही है। सुबह जल्दी जाकर अपनी सीट पर बैठने जाती हूँ तो बच्चे पहले आकर बैठ जाते हैं और मुझे पीछे भेज देते हैं, इसलिए मैं बैग लेकर नहीं आई। ठीक है बेटी। और हाँ बेटी, आज घर पर अच्छा खाना बनेगा। आज कोई भूखा नहीं सोएगा। अब हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे बदल जाएगी। पिताजी, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो घर में खाने को कुछ नहीं था और आज अच्छा खाना बन रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।
मैं तो घर जाकर ही देखूंगी। चल तो जल्दी चल बेटी, कहीं चिंटू और तुम्हारी माँ ही ना सारा खाना खा जाएं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज तो पेट भर कर खाना खाऊंगा। रामू अपनी बेटी राधा के साथ खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। आज उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि लंबे समय बाद उसके घर में खाना बनने वाला था और उसका परिवार भूखा नहीं सोएगा। इधर चिंटू खेतों की तरफ काम ढूंढने के लिए चला आता है। इधर उधर लोग अपना अपना काम कर रहे थे। चिंटू एक आदमी के सामने रुकता है और कहता है, ठेकेदार जी, मुझे काम चाहिए। खेतों में कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। ठीक है, मेरे पास वैसे भी कोई नौकर नहीं है। तुम्हें बस रात को आना है और देखना है कि पानी कहाँ से फूट रहा है। जहाँ से पानी निकले वहाँ मिट्टी लगा देना और सुबह अपने घर चले जाना। इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 15,000 रुपए दूंगा। मंजूर है? ठीक है ठेकेदार जी, मैं आज रात आ जाऊंगा। चलता हूँ, पिताजी कहीं डांट ना लगा दे। ये बोलकर चिंटू चला जाता। सभी लोग अच्छा खाना खा रहे थे। रामू के परिवार ने पहली बार ऐसा अच्छा खाना खाया था। देखते ही देखते रात काफी हो चुकी थी। अगली सुबह सीमा अपना सारा काम निपटाकर मालकिन के घर की तरफ निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिलता है। साधु सीमा से कहता है, अरे बेटी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बाबा, मैं काम पर जा रही हूँ। घर की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए रोज मेहनत करने निकलना पड़ता है। बेटी, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। हिम्मत मत हारना, तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये कहते ही साधु वहां से रहस्यमय तरीके से चले जाते हैं और सीमा भी अपने काम के लिए चली जाती है। रामू भी जंगल में पहुंच चुका था। तभी अचानक कहीं से एक बब्बर शेर उसके पीछे दौड़ने लगता है। रामू डरकर बचने के लिए दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद शेर उसे पकड़ लेता है। रामू घायल हो जाता है। तभी मौके पर गांव के कुछ लोग पहुंच जाते हैं और शेर को वहां से भगा देते हैं। रामू की हालत देखकर लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। रामू को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके पेट पर काफी जख्म आए थे, जिसके बाद उसे नया कुर्ता पहनाया जाता है और इलाज शुरू किया जाता है। परिवार के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे जो उसकी पत्नी सीमा ने कमाए थे, वो सारे इलाज में लग जाते हैं। अब घर की हालत फिर से खराब हो जाती है। रामू के परिवार के जो छोटे छोटे सपने थे, उन सपनों पर जैसे पानी फिर जाता। आंटी जी, अब आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा भी कोई काम नहीं लग रहा। आपके घर का गुजारा कैसे होगा? चलेगा। बेटा, जिस जगह मैं काम कर रही थी वहाँ की तनख्वाह मैं पहले ही ले चुकी हूँ। अब मुझे 1 महीने तक फिर से काम करना होगा, तभी पैसे मिलेंगे। तभी राधा समझदारी से अपने परिवार को समझाते हुए बोली, माँ, आप चिंता क्यों करती हो? पिताजी जहाँ से लकड़ियाँ लाते थे वहीं से हम 3 गट्ठर लकड़ियाँ ले आएंगे और पैसे कमा लेंगे। लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। जंगल के जानवरों से बचने के लिए कुछ साथ लेकर जाएंगे। तभी रामू को होश आता है और वो अपनी दुख भरी आवाज में बोलता है, वहाँ मत जाना, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीमा, बच्चों को समझाओ कि वहाँ ना जाएं। अगर हम नहीं जाएंगे तो भूखे वैसे ही मर जाएंगे। चिंटू के बाबू, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसी तुम्हारी मर्जी। सीमा, अभी चली जाओ। अभी हल्की हल्की ठंड है और दोपहर तक लकड़ियाँ लेकर उदयपुर गांव में चली जाना। वहाँ पर ये काफी अच्छे दामों में बिक जाती है। इधर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे और उनके पास श्यामलाल वही आदमी था जिसने रामू को बचाया था। श्यामलाल उस बुजुर्ग आदमी से कह रहा था, काका जी, रामू को शेर ने घायल कर दिया था। लोग बता रहे थे कि वह लकड़ियां लेकर घर जा रहा था। तभी पिंजरे का दरवाजा खुल गया और शेर जंगल की तरफ आ गया। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। शेर को पकड़ लिया गया है और गांव सुरक्षित है। अरे बेटा, रामू के साथ तो बहुत बुरा हुआ। भगवान का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। अब बस यही दुआ है कि वह जल्दी ठीक हो जाए और उसका परिवार संभल जाए। इस गांव के लोग किसी का बुरा नहीं चाहते थे, हर किसी की मदद करते थे और हमेशा एकजुट रहते थे। हल्की हल्की ठंड में सीमा, चिंटू और राधा लकड़ियां काटने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। लेकिन उन्हें गलत रास्ता समझ आ गया था, जबकि रामू ने उन्हें किसी और जगह जाने को कहा था।
चलते चलते वे काफी दूर निकल गए। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े साधु दिखाई दिए जो काफी रहस्यमय लग रहे थे। तभी वहां जाकर राधा बोली, बाबा जी, हमारी एक समस्या है, उसे हल कर दीजिए। हम बहुत गरीब हैं। बेटी, ऐसा नहीं कहते। गरीब तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन अगर किसी को अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ता है बेटी। तभी राधा की माँ सीमा कहती है, पर बाबा जी, हमने तो हर काम करके देख लिया। यहाँ तक कि एक बाबा ने भी कहा था कि हमारी किस्मत बदलने वाली है और हम जल्द अमीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा जी, उल्टा हमारी हालत और खराब हो गई। अब तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। बेटी, तुम अमीर तो हो गई हो, तुम्हारी किस्मत ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। मुझे ये भी पता है कि तुम लकड़ियां काटने कहाँ जाने वाली थी, लेकिन बेटी, किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता। पर बाबा जी, हम कैसे अमीर हो गए? हमें तो यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अमीर तुम हो जाओगी बेटी। ये तीनों लकड़ियों की गठरी ले जाओ और इन्हें बेच देना। तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब मुझे ध्यान लगाना है, मुझे परेशान मत करना। गुफा में तीनों गठरियां रखी हैं, ले जाओ। सीमा और चिंटू घर चले जाते हैं। राधा तीनों गठरियां लेकर मंडी में पहुंच जाती है। वो इन लकड़ियों को मामूली समझ रही थी और उसे नहीं पता था कि इन लकड़ियों में कुछ खास बात छिपी हुई है। तभी वहां एक अजनबी आदमी आता है जो देखने में थोड़ा रहस्यमय और डरावना लग रहा था। आते ही वह राधा से कहता है, अरे बेटी, ये तीनों गठरियां मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इन लकड़ियों से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। मैं तुम्हें इनके 50 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। राधा को कुछ समझ में नहीं आया। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो डरते हुए आवाज में बोली, ठीक है, ले लो सारी लकड़ियां। तुम इन्हें 50 लाख में लोगे ना? नहीं नहीं बेटी, मैं इन तीनों लकड़ियों के बदले 1.5 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, ये लकड़ियां ले लो और बदले में मुझे 1.5 करोड़ रुपए दे दो, ताकि मैं कुछ पैसे गरीबों की मदद में लगा सकूं और अपनी टूटी झोपड़ी की मरम्मत करवा सकूं। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई बेटी। मैंने पहली बार इतनी नेक दिल गरीब लड़की देखी है। मुझे सब पता है कि तुम शुरू से कितनी परेशानियां झेल रही हो। मैं तुम्हें 1.5 करोड़ नहीं, पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। बेटी, अपना ख्याल रखना। राधा घर के लिए निकल जाती है। राधा बहुत ज्यादा खुश लग रही थी और रास्ते पर चुपचाप चल रही थी। इधर सीमा, चिंटू और रामू खाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। सभी चुपचाप बैठे थे और भूख लगी हुई थी। तभी वहां राधा आती है और कहती है, अरे माँ, पिताजी, छोड़ो इस झोपड़ी को, आओ नए घर में चलते हैं। आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। तभी चिंटू खुशी से झूमते हुए बोला, दीदी, क्या सच में हम इस टूटी हुई झोपड़ी से अपने सपनों के महल में जाने वाले हैं? वाह दीदी, ये क्या चमत्कार हो गया। तभी रामू बोल पड़ा, चलो राधा, जल्दी लेकर चलो, मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। और हाँ, ज्यादा बातें नहीं, जो भी बताना है घर पहुंचकर बताना। सभी लोग अपने नए घर में आ जाते हैं। नया घर काफी बड़ा था और उसमें बहुत सारी अच्छी और महंगी चीजें थी। सभी लोग उन्हें देखकर हैरान थे। तभी सीमा राधा से कहती है, बेटी, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे भी तो बताओ, आखिर हम इतने अमीर कैसे हो गए? राधा ने अपनी माँ को सारी घटना बताई कि कैसे वो जंगलों की तरफ गई। वहां उसे पहाड़ी पर साधु बाबा मिले और उन्होंने 3 गठरियों के बारे में बताया। राधा की पूरी बात सुनकर तभी उसके पिताजी हैरान रह गए। बेटी, आखिरकार हमारी टूटी झोपड़ी का सपना पूरा हो गया। अब हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा।